तो जिन्होंने वहाँ पे रुपीस जमा किए हुए थे उन्होंने डॉलर खरीदना शुरू। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से गाइस 2 लाख टन चावल की। गाइस क्या वजूहत है? बांग्लादेश के पहले पाकिस्तान का पार्टनर। 2036 में होने वाले ओलंपिक्स को भी 13 साल बाकी हैं। आपको लगता है कि इन 13 सालों में इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि वो? मैं इसको अप्रिशिएट ही करूंगा कि एक मदरसे का तालिब इल्म इस तरीके से अगर वो प्रोग्रेस करता है। और इंडिया ना हमसे कंपटीशन नहीं करना चाहता, वो चाहता है मैं पाकिस्तान से मेरा कंपटीशन नहीं, मेरा चाइना के साथ कंपटीशन। हम अगर ऐसे हम तरक्की है ही नहीं और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं। देखिए इसमें ऐसा है कि इंडिया में हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट राजेश और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन वीडियो टीवी। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, मेरा सवाल ये है कि ओलंपिक्स आपको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मानी तानी गेम है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, इसी तरह ओलंपिक्स और इसके बाद आती है क्रिकेट तीसरे नंबर पे। इंडिया प्रीवियसली क्रिकेट भी होल्ड करवा चुका है अपनी कंट्री के अंदर, क्रिकेट के मैचेस भी करवा चुका है। फीफा का इस वजह से नहीं करवा सकता क्योंकि उनकी टीम अभी कुछ और बड़ी टीम्स हैं, जैसे सऊदीया की होगी, अर्जेंटीना, ऐसी कुछ टीम्स हैं जिनके आगे जिनके मुकाबले में कम है। अब बात आती है पीछे ओलंपिक्स की। प्रीवियसली अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो बहुत जोशो खरोश से वहाँ के प्लेयर्स ने हिस्सा भी लिया और गेम्स जीती भी। आने वाले टाइम में 2036 में इंडिया ने हामी भरी है कि ओलंपिक्स वो लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आपको क्या लगता है कैसा डिसीजन है इंडिया का? क्योंकि ग्रीस ने 2004 में करवाया था तो काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा। इंडिया की एक बिजनेस मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उनके पास स्पॉन्सर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस सच उनके पास नो प्रॉफिट और नो लॉस वाला सीन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ लॉस ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है तो वो आई थिंक कि वो हैंडल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? निम्रा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि क्रिकेट के मैचेस गुजरे। इंडिया ने प्रीवियसली अपने कंट्री के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए, जबकि क्रिकेट तीसरे नंबर पे बड़ी गेम है। पहले नंबर पे फीफा वर्ल्ड कप आता है, दूसरे नंबर पे ओलंपिक्स और तीसरे पे क्रिकेट। अब आने वाले टाइम में 2036 में जो होने जा रहा है ओलंपिक्स, इंडिया ने कहा है कि उसको वो लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे अपने कंट्री के अंदर। आपको क्या लगता है कैसा डिसीजन है? क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया को मना करी है कि ग्रीस को 2004 में बहुत लॉस हुआ था तो आप लोग भी मत करो, आप लोगों की इकोनॉमी का बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या राय रखती हैं? नहीं, मेरा यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो कभी भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उनको मतलब श्योरिटी ना हो कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं वो ठीक भी है या नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पे तो फॉर श्योर उनको ये यकीन है इस बात का कि वो लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनकी अगर हम देखा जाए उनकी इंडस्ट्री वगैरह डिफरेंट एरियाज़ वगैरह देखा जाए तो वो उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनको हमेशा प्रॉफिट हो रहा होता है। अच्छा, और अगर बात करूं दूसरी जानिब पाकिस्तान की, तो आपके सामने है पाकिस्तान के सिनेरियोज कि हमारे यहाँ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग सराहते हैं अपनी क्रिकेट को, बट स्टिल हम लोग कभी भी क्रिकेट के मैचेस अपने कंट्री में ऑर्गेनाइज कराने का नहीं सोचते, या कि कोई भी ऐसे बड़े पैमाने पे जो है इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचते जिसमें दुनिया की स्पॉन्सरशिप्स आए, हमारा भी नाम बने, हम भी जो है ना अर्न कर सकें कुछ। ऐसा क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना ये ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार हुसैन। क्या करते हैं? जी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ के स्टूडेंट है। और आप क्या करते हैं जी? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है, अगर इंटरनेट की बात करें तो हमारे नेबर कंट्री में इंडिया आता है और वो बहुत तेजी से इंटरनेट की क्वालिटी जो अपनी पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा है उसे बेहतरी ला रहा है। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में हम दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में होंगे जो अपनी पब्लिक को बेहतर इंटरनेट सर्विस, मतलब क्वालिटी इंटरनेट सर्विस स्पीड के हवाले से प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में अगर इंटरनेट सर्विस की बात करें, स्पीड की बात करें और साथ नेबर कंट्री में स्पीड की बात करें तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? कोई ऐसी फील्ड बता दें जो इंटरनेट पे या ऑनलाइन मौजूद नहीं हो। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है तो कोई भी आप कोई काम देख लें, इवन दो के क्लासेस देखें, मेडिकल देखें, एजुकेशन देखें, वहाँ पे इंटरनेट आपको जरूर चाहिए। ठीक है। अगर हमारे हालात देखें तो हमें अभी तक वो नहीं है, वो इतनी स्पीड नहीं है। अहमियत का ही नहीं पता, अहमियत का नहीं। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, साइंटिफिक स्टडी होती है। क्लासरूम्स के अंदर साइंटिफिक स्टडी का कल्चर ही नहीं है, रिसर्च कल्चर ही नहीं है हमारे पास। बांग्लादेश इंडिया अगर हमसे आगे जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च कल्चर, हमारे पास रिसर्च नहीं होती। इवन दो कि हमारे पास अगर आप टेक्नोलॉजी को देखें तो एक तो इम्पोर्टेंस नहीं है, दूसरी बात वो इनोवेटिव स्किल्स नहीं दिए जाते। हमारे पास सबसे बड़ी चीज है वो कॉपी कल्चरल सिस्टम, रट्टा सिस्टम, ग्रेडिंग, वो इन्फ्लेशन ऑफ जो ग्रेडिंग है ना वो चल रहा है। आप यूनिवर्सिटीज को देख लें, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, मतलब
वही एक पुराना हेक का एक निजाम लगा पड़ा हुआ है। Education system। हमारा आबाद बड़े दादाओं वाला सिस्टम लगा पड़ा है, वही किरो उधर जा रहा है, किरो उधर जा रहा है, किरो पानी पी रहा है, किरो इधर जा रहा है। ऊंट सहरा का बड़ा वो है, ऊंट सहरा का ये ऊंट, हम वो पढ़ रहे हैं। और भाई वो चीजें बताएं जो इनोवेटिव आजकल की 21st सेंचुरी है, जदीद, ये इतनी मॉडर्न जदीद दुनिया हो गई है जो हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए साइंटिफिक स्टडी के लिए। बिल्कुल। स्टेम कल्चर नहीं है हमारे पास। ऐसे इंडिया वालों ने अभी अनाउंस किया है कि वो इंडिया की गवर्नमेंट ने कि वो आने वाले टाइम में अपनी जो पब्लिक है उन्हें 500 MB की स्पीड पर सेकंड के हिसाब से मतलब स्पीड प्रोवाइड करने वाले हैं, और दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आने वाले हैं कि जो अपनी पब्लिक को स्पीडी इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। उन्हें उसकी अहमियत का पता चल गया है, उसका उन्हें फायदा क्या होने वाला है आने वाले टाइम। भाई सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है अभी? इंडिया में। अब देखो सिलिकॉन वैली की इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया अब जो जाना जाता है ना, आईटी में जितना इंडिया को पैसा अभी आ रहा है, बिलियंस डॉलर्स में से आ रहा है, वो इंडिया की जो इंडिया ने 5 मिलियन डॉलर्स की। अच्छा, अब ये हमारे लिए बड़ा अजीब सी ये एक सिचुएशन है कि 5 मिलियन डॉलर के लिए हम ये सोचें कि हमने अपनी एक हमारी यादगार है वो वहाँ पे, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो पाकिस्तान की एक यादगार है वहाँ पे, और उस होटल को अगर बड़े अच्छे तरीके से चलाया जाए तो वो 5 मिलियन हो सकता है आपको 1 साल के दे दे। अच्छा। वो जो होटल है। अच्छा, अब ये सिर्फ ये है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ को हमने सेल आउट करना है और अपने मुल्क को मैक्सिमम नीचे लेके जाना है। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस लेवल का बयान है कि आप सिर्फ नीचे की तरफ सोचते हैं। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर ये 5 मिलियन या उसकी 5 मिलियन डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बेचेंगे, और अगर अच्छे तरीके से हम इसको अगर मार्केट करें, वहाँ पे जिस लोकेशन पे वो होटल है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, वो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, तो उसको अगर अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट करके उसको थोड़ा सा मार्केट करें तो हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं या डॉलर्स हैं वो हम एनुअली उससे कमा सकते हैं। तो अब सिर्फ मसला ये है कि आप सोच कहाँ पे रखते हैं। अगर आप नीचे की तरफ सोचेंगे तो फिर ये है कि बस बेचें और चीज़ें खाएं पिएं। उन्होंने ये कहा है सर कि हमारे पास ना डॉलर्स नहीं है, और हमारे पास अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो 7 बिलियन डॉलर्स के थे जिसमें से खर्च हो गए हैं, और जो बाकी बचे हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं। फिर वही बात है कि अगर आप वो 7 मिलियन डॉलर की बात कर रही हैं जो हमारे रिजर्व बिलियंस 7 बिलियंस तो रिजर्व्स में है। अब देखना ये है कि वो क्यों इस तरह से हुआ है ना। आप चेकआउट करें वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जहाँ पे आपके डॉलर्स जो हैं वो स्मगल हो रहे हैं, और डेली तकरीबन 15 मिलियन डॉलर्स अच्छा। वो आपके अफ़गानिस्तान में लीक हो रहे हैं, यानी कि वो जो आप वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपने देखा कि किस तरह इंडिया के मदरसे के बच्चों ने है जो रॉकेट लॉन्च किया बड़े यूनिक तरीके से पानी के प्रेशर के साथ, क्या कहेंगे आप, कैसा लगा आपको उनका ये आइडिया और उनकी ये लॉन्चिंग? डेफिनेटली मैं इसको अप्रिशिएट ही करूँगा कि एक मदरसे का तालिब इल्म इस तरीके से अगर वो प्रोग्रेस करता है और उनको ये सिखाया जाता है तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट कॉन्सेप्ट के उनको दुनियावी दीनी तालीम के साथ टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ सिखा लेनी चाहिए, जो इस चीज़ को मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा। सर मोस्टली हम जो मदरसे के बच्चे हैं उनके बारे में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट रखते हैं कि उन्हें सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन इंडिया में आपने देखा उन्हें दीनी दुनिया के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, और आईटी से रिलेटेड जो है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो भी सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दीन के साथ साथ अगर आईटी टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी उनको गाइड किया जाए या उनको ये तालीम भी दी जाए तो उनके फ्यूचर में उनके लिए बेस्ट है ये, और होना भी चाहिए। जैसे कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं खाली कि दीन के साथ सिर्फ दीन ही होती है, बाकी दुनियावी कुछ नहीं, लेकिन अगर इस टाइप के इवेंट या आईटी के हिसाब से कुछ इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनके लिए बेहतर है और होना भी चाहिए। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिया के मदरसे के बच्चे हैं,
मतलब हम लोगों के दिमागों में जो कॉन्सेप्ट बिठाया गया है वो ये है कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिलते, उनके राइट्स नहीं मिलते। और अब आपकी आंखों देखा सबूत है कि किस तरह वहाँ के मदरसे के बच्चे जो हैं वो ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो बाकी मुस्लिम जो हैं वो तो डेफिनेटली फिर बहुत अच्छे ओहदों पर, बहुत अच्छी जॉब्स पर होंगे। देखो ये तो एक वीडियो के हिसाब से अगर देखी जाए बात, तो मैं बेहतर समझता हूँ कि ये अच्छी बात है और अच्छी चीज़ है। जैसे आप जॉब के हिसाब से भी कह रहे हो तो उनको उनके राइट्स भी मिलते होंगे। बाकी हर जगह होते हैं दो टाइप के लोग, जो कुछ नेगेटिव माइंड रखते हैं और कुछ पॉजिटिव रखते हैं। बट सिर्फ नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए, पॉजिटिव थिंग भी दिखा देनी चाहिए। जैसे कि ये पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और ये होने भी चाहिए। तो दोनों साइड पे भी देखा जाए, जैसे कि नेगेटिव माइंड वाले लोग हैं, कुछ पॉजिटिव लोग हैं, ये हमारे पॉजिटिव व्यूज़ हैं, बेस्ट है। और इन चीज़ों को भी हाईलाइट करनी चाहिए कि देखो दीन के साथ दुनियावी तालीम, और ख़ासतौर पर अगर इंडिया में इस टाइप के मदरसे के अंदर कुछ इवेंट्स किए जा रहे हैं तो दिखा देना चाहिए, तो बेस्ट है। सही, इससे ये होगा। सर आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ज़ीरो है। हम सुई तक चाइना से लेते हैं, सुई तक हम चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एक सुपर पावर है जिसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है। लेकिन उस दौर में इंडिया लगा हुआ है। इंडिया स्टील किंग के जो है मार्केट में वो नंबर 2 पर आ गया चाइना के बाद, और ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और 2023 में एक रिपोर्ट आई है, उसका कहना है कि 2023 में 2200 बिलियन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करेगा स्टील में। क्या रीज़न है? सब कॉन्टिनेंट से अलग होने के बाद हम लोगों ने अपने आप पर तवज्जो नहीं, पाकिस्तान प्लेट में मिला वैसे ज़ाया कर रहे हैं, क्यों? देखें मैडम, मेरे ख्याल में ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी है नहीं, और हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत पीछे रह गए। मेरे ख्याल में ये है कि इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं समझता हूँ, इन माय ओपिनियन, वो ये है कि जो पाकिस्तान क्योंकि एक शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, उसकी पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो अनफॉर्चुनेटली आपने इंडिया का कंपैरिजन का, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया और हम जो एक सिक्योरिटी स्टेट में रहे, और हमारी ट्रांजिशन सिक्योरिटी स्टेट से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में हुई नहीं। उसमें फिर मार्शल लॉ आ गए, फिर हमारा जो पूरा एक पॉलिटिकल निज़ाम है वो ब्रेक डाउन हो गया। सर हुई नहीं, हमने करनी नहीं चाहिए। नहीं, इसमें बहुत सारे वजूहत हैं कि कुछ हमारी हिस्ट्री में भी, पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेरा ये पर्सनल व्यू है क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है। फिर बात ये है कि फिर 47 से आगे चले तो फिर माशाल्लाह आ गए, हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती। अब क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम पाकिस्तान दुनिया की यानी कि सब एटॉमिक पावर बन गया, लेकिन हमारा जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो हम पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? फ़रूक अहमद। सर करते क्या? मैं शॉप कीपर हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि सर हमें एक ज़रई मुल्क है जी। ज़रई मुल्क होने के बाद भी सर हम दूसरे मुल्कों से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, गंदम, चावल, घी, ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पड़ोसी मुल्क इंडिया की सर दूसरे मुल्कों का एक्सपोर्ट करता है ज़रई मुल्क होने के बाद भी। सर बहुत बड़ी बात है। बताऊँ कि बांग्लादेश हो के पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था सर बांग्लादेश ने इंडिया से ये कहा है, ये मदद मांगी है कि भाई आप हमें अपने चावल दे दें, चाहे वो महंगे दामों पर दे दें। क्या वजूहत लगती है कि क्या वजूहत है बांग्लादेश को इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए थी या फिर पाकिस्तान के साथ? बांग्लादेश बेसिकली हमसे ही निकला हुआ मुल्क है, तो ये देखें ना, अभी हम ज़राअत में पीछे जा रहे हैं। आटा हमारे पास नहीं है, गंदम हमारे पास नहीं है, ये धान जो है जो पहले 3000 की 4000 अब 5000 तक चली गई है, चावल 12 से 15,000 रुपये तक चले गए हैं। तो गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा? ये है ना, हम दूसरे मुल्कों को देने की बजाय उनसे मदद मांग रहे हैं। हमारा काम है, हमारे पास तो ज़राअत का बहुत ज़रिया है, हमारा काम है, जो हमारे पास एक बड़ी फैसिलिटी है
हम हमारे पास देने को कुछ नहीं है। जो भी आता है वो अपने पेट पर हाथ मारता है। ये देखें जो गंदम है वो कराची में गाल साड़ रही है। ये देखें जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गंदम है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ अगर हम करें तो बकाया ये देखना जो आता है ये इन्हें सियासत की बड़ी आती है। जो आता है उन्होंने ये नहीं देखना होता वो गरीब का क्या हाल है, गरीब क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। उन्होंने आते महंगाई ये देखें अब आटा ही देख लें, लोग लाइनों में ला कर ले रहे हैं। कभी कोई दौर होता था आटा लोगों के घरों में वाफर मकदार में होता था, अब लोगों के घरों में एक वक्त का आटा नहीं है। हर बंदा मजदूर तबका एक वक्त का आटा जो है ना बाज़ार से परचेज़ करके लाता है और तब जाके उसका गुजारा होता है। बाज़ औक़ात लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है भी जो उनके पास कुछ खाने की चीज़ हो। हमारे मुल्क हमारे सरबराहों को चाहिए भी ये गरीब लोगों का भी ख्याल करें। क्या वजूहत है कि इंडिया ने अपनी मईशत को इतना बढ़ा लिया कि दुनिया के 5वीं बड़ी मईशत बन गया? इंडिया हमारे से देखना, हम इंडिया से निकले हैं, हमसे निकला है बांग्लादेश। तो देखना इंडिया हमसे कहीं के कहीं आगे चला गया, हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। ये हमारी हाय दोस्तों, तो बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो का ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ओरिजिनल लिंक चेकआउट कर सकते हैं।